Let's study about ancient Indian economy insight from the अर्थशास्त्र चैप्टर एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या कि इंट्रोडक्शन हम लोग देखने वाले हैं जो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका, फिर अर्थशास्त्र के बारे में जानेंगे, टैक्सेशन जानेंगे, गुड गवर्नेंस के बारे में जानेंगे, फॉरेन ट्रेड क्या था, रिलेवेंस ऑफ अर्थशास्त्र इन मॉडर्न टाइम्स, समरी और आंसर इन टेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ असेसमेंट एंड द चैप्टर इज बीइंग कंप्लीटेड। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस चैप्टर का? At the end of this lesson, you should be able to explain the role of अर्थशास्त्र in state administration। इसके बाद हम लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे रोल को किसके, अर्थशास्त्र के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में। कंप्रेंड कर पाएंगे कौटिल्य स्टैंड और फॉरेन ट्रेड, टैक्सेशन और इफेक्टिव कि कौटिल्य का क्या स्टैंड था फॉरेन ट्रेड के ऊपर, टैक्सेशन के ऊपर और इफेक्टिव गवर्नेंस के ऊपर। अप्रीहेट द इम्पोर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अर्थशास्त्र इन अ कॉन्टेम्प्ररी इरा, उनका क्या था इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस अर्थशास्त्र इन द कॉन्टेम्प्ररी इरा में। ठीक है, इंट्रोडक्शन। इफ आई वेयर टू took over the whole world to find out the country must enrich in live with all wealth, power and beauty that nature can bestow in some parts of very paradise in earth, I should point to the India। मैक्स व्हीलर ने 1883 में पॉइंट कहा, क्या कहा कि अगर मेरे को बोला जाए कि तुम पूरी दुनिया में देखो और ऐसा देश को फाउंड करो जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर हो, रिचली विथ ऑल वेल्थ से, पावर से, ब्यूटी से, नेचर से, बेस्टो से, तो सम पार्ट ऑफ वेरी पैराडाइज ऑन अर्थ आई शुड पॉइंट टू इंडिया। वो बोले कि बहुत सारे पार्ट हैं कुछ, लेकिन हम इंडिया को पॉइंट आउट करना चाहेंगे। मैक्स व्हीलर ने कहा था 1883 में, इसका पॉइंट इनका जो स्टेटमेंट है उस टाइम का था। ठीक है, दिस लेसन एक्सपोजेस अस अबाउट एन एंशिएंट थॉट ऑन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, इशू एंड प्रैक्टिसेस एंड ट्राई टू एस्टेब्लिश इट प्रेजेंट डे रेलिवेंस। अब हम लोग का काम है कि इसको हम लोग प्रेजेंट डे रेलिवेंस के रूप में भी इंडिया को उस तरीके से महान बनाए। इंडिया, भारत इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड कल्चरली एडवांस सिविलाइजेशन ऑन द अर्थ। सबको पता है कि इंडिया, भारत जो है ओल्डेस्ट और कल्चरली एडवांस सिविलाइजेशन है अर्थ पे। ठीक है, इंडिया वॉज द ग्रेट ट्रेजर ऑफ नॉलेज एंड विजडम इवन 5000 ईयर बैक। इंडिया जो के पास नॉलेज और विजडम था इवन 5000 साल पहले, जब हम लोग प्री वैदिक पीरियड का बात करते हैं, वेयर इंडियन सिटीजन एट ग्रेट आर्ट ऑफ मेकिंग बैलेंस ग्रोथ ऑन बोथ द फ्रंट, नेमली मटेरियल एंड स्पिरिचुअल, मेकिंग अ बैलेंस ग्रोथ ऑन बोथ द फ्रंट्स, नेमली मटेरियल एंड स्पिरिचुअल। दे वे आर नोइंग द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। वो उनको बेटर तरीके से पता था कि नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे करना है, यूज़ करना है, एंड वे आर सेंसिटिव towards replacing those resources. During those periods, the way of living was very simple, natural, and productive. For conservation of natural resources, they had symbolized every resources as representative of God or goddess, like Earth as a mother and Dhartima, solar energy as a Surya Dev. तो हम लोग हमेशा से प्रकृति को देवी देवता के रूप में माने हैं और उनकी पूजा की है, जैसे कि सोलर एनर्जी को सूर्य देव, वाटर को वरुण देव, एयर हवा को पवन देव और काऊ को गौ माता। दे यूज टू वर्शिप द नेचुरल रिसोर्सेज। हम लोग ने हमेशा से ही जो नेचुरल रिसोर्सेज रही हैं उनकी पूजा की है, जैसे कि रिवर, ट्री, काऊ, फसलें हैं, उनकी भी पूजा किया गया है। The prime source of livelihood during the Vedic period were agriculture, pasturing, animal husbandry, craft and technology, trade and commerce. Trade was both internal and external. Pani is a classical of merchant who were actively engaged in the trade, whereas a ganas, ठीक है, and the Shresthinas guide or corporation were facilitator of trade and commerce. The Vedic literature is very vast and deep, which talks about every dimension of our life. It teaches us the art of living happily, prosperous and satisfied. The Vedic literature बहुत ही फास्ट डीप था और वो टॉक्स करता है इन सारी चीज़ों के बारे में, वो बात करता है। फॉर एग्जाम्पल, मंडुका उपनिषद इलिस्ट्रेट द कॉन्वर्सेशन। जो मंडुका उपनिषद है वो Ancient Indian economy insight from the Arthashastra concept plus detailed summary. Introduction. Ancient India economy was highly organized, diverse and state guided. जो एंशियंट इंडिया है वो हाईली ऑर्गेनाइज था, डाइवर्स था और स्टेट गाइडेड था। एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग, crafts, mining, trade and taxation formed its base. One of the most important texts describing this structure economy is Kautilya Arthashastra, 14th century BCE, written during the written
during the Mauryan Empire. It is not only a political treatise but also a complete manual on state finance, taxation policy, trade and commerce, economic regulation, governance, and welfare. Thus, the Arthashastra gives a scientific and realistic picture of how a strong economy strengthens the state, society, and administration. Arthashastra meaning nature and economic vision, meaning earth means is equal to wealth and prosperity. Shastra means science. So Arthashastra is equal to science of wealth and statecraft. Nature of the text, it is a comprehensive handbook dealing with a political administration, economic and finance, law and order, agriculture and industry, trade regulation, welfare of people. Core economic vision. Kautilya believed prosperity of the state depend on prosperity of the people. The king must be protect, produce, and distribute wealth. Agriculture is the foundation of economy. State ownership, key industry ensure economic security. Punishment for corruption, cheating, and black marketing must be strict. Arthashastra offer a realistic, organized, and welfare-oriented model of economy. Taxation, a scientific system of revenue. Kautilya design an efficient, fair, and welfare-oriented tax system. Tax must be moderate, as bees take honey without harming flowers. Multiple source of revenue. Agriculture, trade, forest, mines, custom, fines, proper record keeping by accountant, Sanidata and Samarthe. Avoid overtaxation, otherwise people may revolt. Many type of taxes. Agriculture tax baga, usually one-sixth of produce. Trade tax sulk, taxes on goods entering or leaving the state, custom duty, mining revenue, state monopoly on mines, forest revenue, timber, medicine plants, animal licensing fees, or for crafts and artisan, fines and patients, important non-tax revenue, tax administration, strict audit system to prevent corruption, regular inspection of account, punishment for tax evasion or embezzlement. Kautilya taxation show a balance between state revenue and public welfare. Good governance, Susasan. Arthashastra treats good governance essential for the economic development, growth. A principle of good governance, welfare for the people is the supreme law. Praja Sukh Sukham Rajya, protection of life, property, and livelihood. Efficient bureaucracy, trained, honest, and accountable officer, elimination of corruption. Quick, just for all classes of society, development of agriculture, irrigation, and road, disaster management, grain reserve, emergency fund, fair wages for worker and farmer, state intervention to control prices and prevent black marketing. Thus, good governance ensure prosperity, security, and stability. Foreign trade, Videsh Vyapar. Foreign trade was a major part of the ancient India economy. Key element, India exported cotton, spices, pearls, sugar, gold jewelry, imported horses, precious stone, metals, perfume, trade routes, land routes, silk route, sea routes, Arabian Sea, Bay of Bengal. Arthashastra, trade regulation, state appointed trade officer Pandasakya to monitor trade, quality control, defective good punished, standard weight and measure, custom duty at borders, protection of traders on roads from thieves, price control to avoid exploitation. Role of the state, encourage foreign merchant, maintain ports and warehouses, ensured profitable trade for the empire. Foreign trade help in India become a major economic power in the ancient world. Relevance of Arthashastra in modern time. The Arthashastra still influence modern thinking in public finance, budgeting, auditing, taxation, and anti-corruption law, governance, welfare state concept, transparent administration, accountability, economics and planning, control markets, monitoring essential commodity, state roles in public sector, diplomacy and foreign relations. Um, Strategic alliance, intelligence and security, trade policy, custom duty, export import regulation, consumer protection, anti corruption framework, vigilance, monitoring, strict punishment for misuse for the fund. Thus, the Arthashastra is a timeless guide for the modern economics and governance and administration. Summary, short and clear.
Ancient India economy was organized, agrarian and state guided. Kautilya Arthashastra is a scientific text on the wealth creation, administration, and people's welfare. Taxation system was balanced, moderate, and systematic and anti-corruption. Good governance include welfare, justice, security, development, and accountability. Foreign trade was regulated with the quality control, custom, and safe trade routes. Arthashastra remains relevant today due to the idea on the public finance, governance, state diplomacy, and economic management. That's the complete of the full ancient Indian economy. Today in this video we discuss about the macroeconomics. What is macroeconomics? So Bachelor of Management Study BMS from any university, especially Delhi University School of Open Learning and all other university that study in a Bachelor of Management Study and subject name is macroeconomics. So let's study and give the examination. So our first chapter is ancient Indian economy insight from the Arthashastra. So let's, without wasting time, get started. Introduction. Ancient Indian economy बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चर बेस्ड, मतलब एंशियंट इंडियन इकोनॉमी था वो कैसा था, बहुत ही ऑर्गेनाइज था, वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड था और स्टेट गाइडेड था, स्टेट के द्वारा, राज्य के द्वारा गाइडेड था। जैसे कि इंडियन थिंकर स्पेशली जो कौटिल्य हैं, चाणक्य ने इकोनॉमिक को एक सिस्टमेटिक साइंस की तरह एक्सप्लेन किया कि इकोनॉमिक्स का एक सिस्टमेटिक साइंस है। आर्थिक जीवन के मेजर पिलर्स इसको बताया कि जो आर्थिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण पिलर्स होते हैं उसके रूप में ये एक है, जैसे कि एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, एनिमल हस्बेंड्री उस टाइम के जो परिवेश थे उसके हिसाब से कि कृषि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अभी भी इंडियन जो इकोनॉमी है उस पे अभी भी ज़्यादा कृषि ही है सबसे ज़्यादा। जैसे कि जीडीपी में ग्रोथ सबसे ज़्यादा सेवा का क्षेत्र कर रहा है, बट रोजगार सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर फील्ड में ही आज भी है, ठीक है ना। एनिमल का पालन करना, एनिमल हस्बेंड्री, उसके बाद जो बन गया सामान एग्रीकल्चर के थ्रू उसको ट्रेड और कॉमर्स करना, फिर राजा के द्वारा टैक्सेशन लगाना, इंडस्ट्री और क्राफ्ट्स जो कि घर को डेकोरेट करने के लिए इंडस्ट्री, जो बहुत अलग अलग फील्ड की अलग अलग इंडस्ट्रीज होती हैं, सबको पता है। फॉरेन ट्रेड जो कि विदेशों के साथ जो व्यापार और चीज़ें हैं सारी, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, ब्यूरोक्रेट्स, ये सारी चीज़ों को। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक ऐसा ग्रंथ था जिसमें कि पॉलिटिक्स, मतलब अभी उसको हम लोग अर्थशास्त्र का उसको जनक कहते हैं, उनको जनक बोलते हैं, बट उस टाइम उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स का ही जानकारी नहीं दिया था। पॉलिटिक्स, उस टाइम का पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्लीट नॉलेज दिया था उस चीज का। इसलिए अर्थशास्त्र को हम एंशियंट इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं, उसको हम लोग एंशियंट इकोनॉमी और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब सबको पता है कि वेल्थ और प्रोस्पेरिटी, और शास्त्रा मतलब साइंस। सो अर्थशास्त्र इज इक्वल टू साइंस ऑफ वेल्थ, स्टेट क्राफ्ट एंड गवर्नेंस एंड इकोनॉमी। अर्थशास्त्र के फीचर कौन कौन से हैं? एक कंप्रेसिव मैनुअल ऑफ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक लाइफ। जैसे कि अर्थशास्त्र क्या है कि एक कंप्रेसिव मैनुअल पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक लाइफ, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन इसमें ज़्यादा देता है, आइडियलिज्म कम है और रियलिज्म इसमें ज़्यादा है, क्योंकि इकोनॉमिक जो है वो चलते रहने वाली चीज़ है। जो भी इकोनॉमिक्स पहले भी टाइम में जो था अर्थशास्त्र था कि उसका ट्रेड पॉलिसी, इकोनॉमिक्स पॉलिसी, वो भी आज भी ज़्यादा है। इकोनॉमिक्स को थ्री पिलर पे इसका बेस रहता है। कौन कौन सा? एक तो रक्षा, सिक्योरिटी, पालन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर, और क्या है? योग क्षेमा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। नथिंग, एक है सिक्योरिटी, सेकंड है एडमिनिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर की क्या सिक्योरिटी मनी जो होती है उस तरीके से, फिर एडमिनिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। कौटिल्य का जो इकोनॉमिक विजन था वो क्या था? प्रजा सुखे सुखम राज्य, मतलब कि प्रजा अगर सुखी है तो राज्य भी सुखी है। पीपल हैप्पीनेस इज इक्वल टू किंग हैप्पीनेस, ठीक है ना। स्टेट को एक्टिवली इकोनॉमिक कंट्रोल करनी चाहिए, जो स्टेट है उसको एक्टिवली हम लोग को इकोनॉमिक कंट्रोल हेल्प करना चाहिए। एग्रीकल्चर जो है फाउंडेशन है इकोनॉमी का। करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस, करप्शन आ गया तो उसको जस्ट जस्ट कंट्रोल इट एंड टेस्ट एंड एंड ऑफ दिस corruption, don't tolerate this, zero tolerance policy about related to the corruption। मार्केट रेगुलेशन, प्राइस कंट्रोल, मार्केट जो रेगुलेशन है उसको प्राइस कंट्रोल, क्वालिटी चेक कंपलसरी होता है जो मार्केट का रेगुलेशन है। अर्थशास्त्र क्या है? एक साइंटिफिक स्ट्रक्चर और वेलफेयर ओरिएंटेड इकोनॉमिक मॉडल हम लोगों को देता है। फिर टैक्सेशन जो है, कर व्यवस्था, कौटिल्य टैक्स सिस्टम को मॉडरेट, फेयर और एफिशिएंट बनाने के पक्ष में थे। उनका था कि जो इसको मॉडरेट होना चाहिए, ज़्यादा नहीं टैक्स, साधारणतः टैक्स लेना चाहिए, फेयर और इफिशिएंट बनाने के पक्ष में
थे वो, ठीक है ना। कौटिल्य टैक्सेशन प्रिंसिपल क्या था, टैक्स शुड बी कलेक्टिंग हनी विदाउट हार्मिंग द फ्लावर। जैसे कि टैक्स वैसा होना चाहिए कि जैसे कि एक मधुमक्खी होती है ना, वो क्या करती है, वो फ्लावर से क्या होता है कि अपना नेक्टर चुरा लेती है, लेकिन फ्लावर को इफेक्ट नहीं होता है। होता है जैसे कि वो बी क्या करती है, मधुमक्खी अपना शहद बना लेती है फ्लावर के रस को चुन करके, लेकिन फ्लावर को इफेक्ट नहीं होता है। उसी तरीके से टैक्स ऐसा होना चाहिए कि इंसान से लेकर के चला जाए, मतलब जो भी राज्य के लोग हैं, पीपल है, वो रहते हैं, उनसे टैक्स ले लिया जाए, लेकिन उनको इफेक्ट ना पड़े, उनकी ब्यूटी पे, उनकी जो लाइफ है उन पे स्ट्रगल ना करे। जैसे कि किस, जैसे एक फ्लावर होता है, उससे कि एक हनी भी अपना लेके चली जाती है रस, और उससे हनी बना लेती है, बट क्या होता है, फ्लावर की ब्यूटी को, उसके फ्रेग्रेंस को कुछ इफेक्ट होता है, नहीं होता। तो उस तरीके का टैक्स होना चाहिए कि पीपल पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। कितना कितना सब, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ टॉकिंग। अभी तो 30% टैक्स, 40% टैक्स, लोग टैक्स से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। टैक्स शुड बी द, इस तरीके का, टैक्स शुड नॉट एक्सप्लॉइट, मतलब टैक्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों को एक्सप्लॉइट ही कर दे। टैक्स कलेक्शन ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल हो, जो टैक्स का कलेक्शन है वो ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल होना चाहिए। करप्शन फ्री रेवेन्यू सिस्टम होना चाहिए, करप्शन मुक्त रेवेन्यू सिस्टम होना चाहिए। मल्टी सोर्स रेवेन्यू कलेक्शन होना चाहिए। टैक्सेशन कौटिल्य के लिए स्टेट का लाइफ ब्लड था, पर एक्सेसिव टैक्सेशन उनके अकॉर्डिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमी होता है। जैसे कि यहाँ पे इतना ज़्यादा टैक्स सुविधाएं नहीं है, तो लोग इंडिया को अवॉइड करके वो अलग कंट्री में भी सेटल हो रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। तो वही है कि उनके लिए था कि हाँ टैक्सेशन ठीक है, स्टेट का लाइफ ब्लड था, बट एक्सेसिव टैक्सेशन डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमी होता है, ठीक है। टाइप ऑफ टैक्सेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। अर्थशास्त्र में रेवेन्यू, जो रेवेन्यू का सोर्सेज था, और टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू में डिवाइड किया गया था। तो टैक्स रेवेन्यू कौन सा था, तो लैंड, जो लैंड का रेवेन्यू है उसको हम लोग बागा के नाम से जानते हैं, कर राजस्व, ठीक है ना। मस्त इंपॉर्टेंट टैक्स था, यूजुअली 1/6 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जैसे कि जितना आपका प्रोड्यूस हुआ उसका 1/6 भाग उसको लेकर। फ्लेक्सिबल इन केस ऑफ, अगर ड्राउट आ गया, फ्लड आ गया, तो उसमें था कि हाँ फ्लेक्सिबल हो जाएगा कि बाढ़ आ गए, ऐसा नहीं कि अन्य ट्रेड टैक्स के बारे में बात करते हैं कि शुल्क। लैंड रेवेन्यू का हो गया था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टैक्स होता है, यूजुअली 1/6 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लिया जाता है, और ये फ्लेक्सिबल होता है कि अगर ड्राउट आ गया, फ्लड आ गया, तो उसके हिसाब से वो नहीं दिया जाएगा या कम दिया जाएगा। अन्य राजाओं की तरह नहीं कि कोई भी स्थिति है तो आपको टैक्स देने है, उस स्थिति में क्या हो जाता है कि रिवोल्ट हो जाता है ना। तो ट्रेड टैक्स शुल्क, गुड के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर टैक्स, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जो भी स्टेट बॉर्डर और पोस्ट पर कलेक्शन, ठीक है। सेल्स टैक्स, हाँ पंद्य कक्ष के अंतर्गत, ठीक है ना, कि सेल्स आप बेच रहे हो तो उसमें मार्केट में माल बेचने पर जो भी टैक्स होता है। फिर कस्टम ड्यूटी, फॉरेन ट्रेड पर इम्पोज करने पर इसका टैक्स। वाटर टैक्स, जल कर, इरिगेशन फैसिलिटी के यूज़ पर। फॉरेस्ट टैक्स, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, टिम्बर, हनी, मेडिसिन, ये सब का यूज़ करने पर। माइनिंग टैक्स, मिनरल मेटल पर स्टेट मोनोपोली, मिनरल मेटल्स पर स्टेट मोनोपोली। प्रोफेशनल टैक्स, मतलब आप आर्टिस्टिन है, क्राफ्टमैन है, लैब पर लाइसेंसिंग फीस। प्रोफेशनल टैक्स, कौटिल्य का प्रिंसिपल क्या था टैक्सेशन के ऊपर, तो कौटिल्य ने टैक्सेशन के प्रिंसिपल को बहुत सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन किया था। कौन कौन सा था, पहला हम लोगों का मॉडरेशन है, टैक्स नीदर टू हाई और नॉट टू लो, मतलब टैक्स जो है ज़्यादा ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा कम होना चाहिए, ठीक है ना। हाई टैक्स उनका था रिवेलियन, हाई टैक्स से क्या हो जाता है कि लोग जो है क्रांति करने लगेंगे, रिवेल करने लगेंगे। लो टैक्स से क्या होगा कि हम लोग का इनसफिशियंट रेवेन्यू आएगा, तो इनसफिशियंट रेवेन्यू आएगा तो अच्छे से स्टेट है वो चल नहीं पाएगा, और राजा भी अच्छे तरीके से फंक्शनली वर्क नहीं कर पाएगा, और वर्क मतलब एक जो स्टेट का ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सफिशियंट अमाउंट चाहिए, रेवेन्यू चाहिए उसके लिए, ठीक है ना। सर्टेनिटी, पीपुल शुड नो किस चीज़ पर कितना टैक्स लगेगा, कि पीपुल को जानना चाहिए कि मतलब कि क्या है, कोई भी सामान है तो उस पर हमको कितना टैक्स पे करना है, और किस तरीके की चीज़ें हैं तो उन पे किस तरीके के टैक्स पे होंगे। टैक्स पेमेंट पीपल के कन्विंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कि पीपल किस तरीके के हैं। हम जैसे कि कोई बड़ा लोग है तो उससे ज़्यादा टैक्स लेगा, छोटा पीपल से ज़्यादा नहीं, कि बड़ा पीपल से टैक्स ही नहीं ले रहे हैं, छोटा पीपल से बहुत ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं, तो वैसा नहीं, पीपल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इफिशियंसी क्या होता है, रेवेन्यू कलेक्शन का कॉस्ट कम हो, ठीक है ना, कि मतलब ये नहीं कि पता चला जितना हमको टैक्स मिल रहा है उतना उतने सारे एम्प्लॉय रख लिए तो उन लोगों को ही देने में लग रहा है, तो वही रेवेन्यू कलेक्शन का कॉस्ट कम होना चाहिए, ठीक है ना। इलास्टिसिटी में क्या होता है, प्रॉस्पेरिटी में क्या होता है कि टैक्स रेट इंक्रीज करता है, और डिसस्टर्स में क्या होता है कि टैक्स घटता है। जब कोई समृद्धि करता है तो उस तरीके से समझ में आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी में टैक्स रेट इंक्रीज होता है, और डिस्ट्रेस में टैक्स का क्या होता है, रिडक्शन होता है। एंटी करप्शन, स्ट्रिक्ट ऑडिट सिस्टम, रेवेन्यू ऑफिसर की रेगुलर चेकिंग, एंटी करप्शन के लिए कि
रेवेन्यू ऑफिसर ही तो नहीं सारी, मतलब एंड जो भी है उनको भी तो एंड वो पैसा रेवेन्यू का कहीं घोटाला ये सब तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए। और स्ट्रिक्ट ऑडिट का सिस्टम होना चाहिए। ओवरऑल मैक्सेस टैक्स होना चाहिए, पर ऐसा जो स्टेट और जनता दोनों को स्टेबलाइज करे, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे कि लेफर कर्व और कौटिल्य के बारे में। कौटिल्य और लेफर कर्व। लेफर कर्व ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स का है कि टैक्स रेट बढ़ेगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा, बट आफ्टर अ पॉइंट रेवेन्यू गिरने लगेगा। कैसे कि जैसे कि टैक्स रेट बढ़ेगा ना, कि टैक्स रेट बढ़ गया तो रेवेन्यू बढ़ेगा। अब उसके बाद आफ्टर पॉइंट आप लोगों से टैक्स रेट बढ़ाने लगेंगे, रेवेन्यू बढ़ाने लगेंगे, तो फिर जब एक पॉइंट के बाद लोगों के पास उतना बढ़ेगा ही नहीं, तो वो कैसे देंगे? बिकॉज लोग इवोशन करप्शन प्रोडक्शन कम कर देंगे। क्योंकि लोग इवोशन करप्शन प्रोडक्शन कम कर देंगे, तो इसलिए क्योंकि लोग इवोशन करप्शन प्रोडक्शन करने लगे, इसलिए कौटिल्य सेड द सेम 2300 ईयर अगो। वो उन्होंने जो अभी का लाफर कर्व कहता है कि टैक्स रेट बढ़ेगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन कुछ पॉइंट के बाद रेवेन्यू क्या होगा, वो गिरने लगेगा, क्योंकि लोग जो है इवोशन करप्शन प्रोडक्शन कम कर देंगे। और कौटिल्य ने यही सेम चीज जो है 2300 साल पहले कही थी। उन्होंने वार्न किया था कि एक्सेसिव टैक्सेशन डिस्ट्रॉयड द इकोनॉमी जस्ट लाइक टू मच प्रेशर किल गोल्डन गोल्स, ठीक है ना। जैसे कि वो किस तरीके, एक अंडा और मुर्गी वाला नहीं था कि वो सोचे कि मैं एक ही बार उस मुर्गी को वो खत्म कर दूंगी तो मुझे बहुत सारे अंडे मिलेंगे, तो उस प्रेशर में उसने गोल्डन की मुर्गी को ही रेड कर दिया था। तो वही चीज़ है टैक्सेशन के मामले में भी, वही इन्होंने कहा। और फर्स्ट टाइम इन्होंने हनी बी वाला एग्जाम्पल दिया था कि हमको इस तरीके से लेना है, ताकि जिस तरीके से हनी भी क्या करती है कि फ्लावर से अपना रस लेकर के हनी भी बना लेती है, और फ्लावर को उससे कुछ इफेक्ट भी नहीं होता है, नहीं उसके कलर में, ना ही उसके क्वालिटी में, ना ही उसके फ्रेग्रेंस में। तो टैक्स उस तरीके का होना चाहिए। और यहाँ पे उन्होंने जो गोल्डन गूज का है उसे भी रिलेट कर दिया, ठीक है। ये एग्जैक्टली लाफर कर्व का एंशियंट वर्जन है, ठीक है ना, उसी का एंशियंट वर्जन है लाफर कर्व का। कौटिल्य बिलीव्ड ऑप्टिमम टैक्स रेट इज इक्वल टू मॉडरेट टैक्स रेट। नीदर पब्लिक सफर नहीं करना चाहिए, ना ही स्टेबल लॉसेस रेवेन्यू होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी भी हाईएस्ट होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए कौटिल्य को फादर ऑफ लेबर कर्व इन एंशियंट वर्ल्ड कहा जाता है। अब कौटिल्य व्यू ऑन ऑप्टिमम टैक्स रेट की, कौटिल्य का व्यू क्या था ऑप्टिमम टैक्स रेट पे। तो कौटिल्य का ऑप्टिमम टैक्स रेट प्रिंसिपल क्या था कि 1/6 जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर लगेगा, ट्रेड पर रिजनेबल टैक्स लगेगा, टैक्सेशन मस्ट जो होता है डिस्करेज प्रोडक्शन एंड ट्रेड, ठीक है। ऑप्टिमम टैक्स रेट अकॉर्डिंग टू द कौटिल्य, जहां पर पब्लिक सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम रेवेन्यू दोनों मिले, इसलिए ही फेवर्ड मॉडरेट स्टेबल टैक्स रेट। गुड गवर्नेंस होना चाहिए। कौटिल्य के हिसाब से स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन द स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस। एलिमेंट ऑफ गुड गवर्नेंस प्रजा सुखम सुखे राज्य, यानी कि जिस स्टेट की प्रजा सुखी होगी वहाँ का राजा भी सुखी होगा, ठीक है। तो पीपल्स वेलफेयर सुप्रीमेसी इफ फ्री, जो ब्यूरोक्रेट है वो एफिशिएंट होना चाहिए, करप्शन जीरो होना चाहिए, क्विक जस्टिस सिस्टम, जस्टिस है वो जल्दी होना चाहिए, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन सपोर्ट है होना चाहिए, पब्लिक वर्क्स के लिए रोड कैनाल्स मार्केट होने चाहिए, फेयर वेजेस फॉर लेबर, जो भी काम करने वाले लोग हैं उनके लिए फेयर वेजेस होना चाहिए, प्राइस का कंट्रोल होना चाहिए, नो ब्लैक मार्केटिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड ग्रेन रिजर्व, डिजास्टर मैनेजमेंट और अनाज को संरक्षित रखने के लिए पूरी तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए। गुड गवर्नेंस इज इक्वल टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्लस पब्लिक हैप्पीनेस। सुशासन की क्या मतलब है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, जीरो टॉलरेंस क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति हो, और हैप्पीनेस हो बिल्कुल। फॉरेन ट्रेड, विदेश व्यापार। इंडिया एंशियंट टाइम में वर्ल्ड रिचेस्ट इकोनॉमिक्स में से एक थी। फॉरेन ट्रेड इंक्लूडेड एक्सपोर्ट स्पाइसेस, क्या क्या एक्सपोर्ट होते थे, तो स्पाइसेस, टेक्सटाइल, जेम्स, शुगर, परफ्यूम, लेवरी, मेटल गुड। और इंपोर्ट क्या क्या होते हैं, हॉर्सेज, प्रीसियस स्टोन, मेटल्स, फाइन वाइन्स, लग्जरी गुड्स। ट्रेड रूट्स क्या था, लैंड रूट्स था सिल्क रूट, और सी रूट्स में कौन कौन सा था, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन। अर्थशास्त्र के ट्रेड रेगुलेशन क्या थे, मार्केट सुपरविजन बाय द पंद्या कक्ष, स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर, क्वालिटी को कंट्रोल किया जाता था, कस्टम ड्यूटी लगता था, ट्रेडर्स की सेफ्टी और पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन, अवॉइडिंग आर्टिफिशियल स्कैरसिटी। फॉरेन ट्रेड को कौटिल्य राज का वेल्थ मल्टीपल मल्टीप्लायर मानते थे, ठीक है। अब मंडाला थ्योरी के बारे में हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज अ मंडाला थ्योरी। मंडाला थ्योरी कौटिल्य थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। मंडाला थ्योरी क्या था कि कौटिल्य का थ्योरी था इंटरनेशनल रिलेशन। इसके अकॉर्डिंग नेबर्स किंग कौन थे, तो नेचुरल इनमी, नेबरिंग किंग नेचुरल इनमी, जो मतलब आसपास के जो राजा है वो नेचुरल इनमी है। नेबर्स नेबर्स नेबर कौन थे, नेबर्स के नेबर्स फ्रेंड थे, दुश्मन के दुश्मन, दुश्मन के दुश्मन दोस्त, इस तरीके का जो है दुश्मन के दुश्मन दोस्त, यानी कि नेबर्स नेबर्स इज इक्वल टू फ्रेंड। टाइप्स
कि स्टेट फ्रेंड, एरी इज इक्वल टू एनेमी, मित्र इज इक्वल टू फ्रेंड। एरी यानी कि एनेमी, एरी पूरी रिपु, रिपु यानी कि इनेमी और एरी एनेमी, मित्र फ्रेंड, एरी मित्र, इनेमी फ्रेंड, इनेमी का दोस्त, इनेमी का दोस्त, मित्र मित्र, फ्रेंड्स का फ्रेंड, मध्यमान, न्यूट्रल, न्यूट्रल पावरफुल स्टेट, उदासीन, इनडिफरेंट स्टेट। मंडाला थ्योरी बेसिकली पावर प्लस पॉलिटिक्स प्लस स्ट्रेटेजिक अलायंस का एंशिएंट मॉडल था, है ठीक है ना। मंडाला थ्योरी क्या है कि पावर प्लस पॉलिटिक्स स्ट्रेटेजिक, इसमें मित्र और इन उसके बारे में बताया कि किसको क्या कहता है, टाइप ऑफ स्टेट्स को डिफाइन किया हुआ पूरी तरीके से, और नेबर्स को और उससे रिलेटेड चीज़ों को बताया, ठीक है ना। कौटिल्य सिक्स फोल्ड पॉलिसी ऑफ डिप्लोमेसी, उनकी कौन कौन सी सिक्स फोल्ड पॉलिसी थी उसको समझते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में कौटिल्य ने 6 पॉलिसी बताई। संधि, पीस ट्रीटी, कि आप पीस से ट्रीट करिए, अगर उससे ट्रीट नहीं होता तो विग्रह वार कीजिए। आसना, अगर आप न्यूट्रल रहने से आपकी न्यूट्रलिटी हो जाए तो न्यूट्रलिटी, यानी कि मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, आप अपने सैनिक को रेडी रखिए, कभी भी लड़ाई हो सकता है। समरिष्ट, सीकिंग प्रोटेक्शन, सुरक्षा लेकर के रखिए। द विद्या भावा, डुअल पॉलिसी, पीस विद वन वार विद अनदर, मतलब जैसे दो है ना, दो आपके दुश्मन हो गए तो एक के साथ पीस कर लीजिए और एक के साथ वार कर लीजिए। ये पॉलिसी मॉडर्न डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी जैसी है, मॉडर्न डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी जैसे, जो भी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी है अभी वैसी है, ठीक है ना। रेलिवेंस ऑफ अर्थशास्त्र इन मॉडर्न टाइम, अर्थशास्त्र आज भी रेलिवेंट है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंटी करप्शन मेजर के लिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस के लिए, इकोनॉमिक्स, मार्केट का रेगुलेशन के लिए, टैक्सेशन पॉलिसी के लिए, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए, प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज के लिए, फॉरेन पॉलिसी, पॉलिसी नेशनल सिक्योरिटी के लिए, डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी, इंटेलिजेंस सिस्टम, रॉलक सिस्टम, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, एचआर मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, लीडरशिप एथिक्स, लैंड जस्टिस, accountability, transparent legal system. Thus, Arthashastra is equal to timeless guide for the economy, governments, diplomacy and policy making. Final summary क्या है हम लोग का, एंशियंट इंडिया इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड एंड स्टेट कंट्रोल थी, ठीक है ना। अर्थशास्त्र एक साइंटिफिक टेक्स्ट है कवरिंग पॉलिटिक्स, इकोनॉमी प्लस एडमिनिस्ट्रेशन। कौटिल्य टैक्सेशन सिस्टम मॉडरेट, फेयर और ट्रांसपेरेंट थी। टाइप ऑफ टैक्सेस, लैंड रेवेन्यू, कस्टम, ट्रेड टैक्स, फॉरेस्ट माइनिंग, प्रोफेशनल टैक्सेस। कौटिल्य टैक्स थ्योरी मैचेस मॉडर्न लफर कर्व, एक्सेसिव टैक्स, रेवेन्यू फॉल। गुड गवर्नेंस, वेलफेयर स्टेट, जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी, एंटी करप्शन। फॉरेन ट्रेड इंडिया को ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनाता है। मंडाला थ्योरी एंशिएंट इंटरनेशनल रिलेशंस मॉडल। सिक्स फोल्ड पॉलिसी डिप्लोमेसी का कंप्लीट फ्रेमवर्क देती है। अर्थशास्त्र मॉडर्न टाइम में फाइनेंस, गवर्नेंस, डिप्लोमेसी में हाईली रेलिवेंट है, ठीक है ना। तो डेट्स कंप्लीट आवर चैप्टर 1 फॉर द BMS मैक्रो इकोनॉमिक्स एंशिएंट इंडियन इकोनॉमी इनसाइट फ्रॉम द अर्थशास्त्र।